नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी पर एक बार फिर से मनमानी के आरोप लगे हैं। ये आरोप इस बार वामपंथी दल सीपीआई एमएल ने लगाए हैं। विधान परिषद चुनाव के लिए आरजेडी ने 3 नामों का ऐलान किया है। आरजेडी ने कारी सोहेब, मुन्नी देवी और अशोक पांडे को अपना उम्मीदवार बनाया। प्रदेश आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि पार्टी ने हर वर्ग का ख्याल रखा है और सबकी सहमति से ये फैसला लिया गया है। मोहम्मद कारी साहेब का। दूसरा है एक हमारे महिला भी हैं और शेड्यूल कास्ट के महिला हैं, श्रीमती मुन्नी देवी का, जो श्री अलीपुर बिहटा बख्तियारपुर जिला पटना की रहने वाली है। और तीसरा नाम है श्री अशोक कुमार पांडे का। ये रहने वाले हैं नटवार दिनारा के। अब जगदानंद सिंह ने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया। पार्टी की ओर से दावा किया जा रहा है कि सहयोगियों के साथ चर्चा के बाद नामों का ऐलान हुआ है, लेकिन कांग्रेस कुछ और कह रही है। एमएलसी चुनाव के बारे में आपको पता ही है कि आरजेडी सब 76 सीट है, तो वो 3 सीट पे अनाउंस कर दिए जब उनको बनता नहीं है। उनका 14 सरप्लस है 2 सीट के बाद। माले पार्टी हमारी है, उनको है, फिर हम लोग गठबंधन में कांग्रेस है, तो 3 सीट कैसे अनाउंस किए मुझे पता नहीं। बैठ के बात करनी चाहिए थी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने अपने सभी जो सहयोगी दल हैं, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम और माले, सबसे राय कर ली है। राय के उपरांत ही राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार विधान परिषद के 3 नाम की घोषणा की है। वाम दल से लगातार 2 बात भी हुई है, और कोई अगर घटक दल यह कहते हैं कि विश्वास में लिया नहीं गया है तो ये गलत होगा। सबको विश्वास में लेकर के ही निर्णय लिए गए हैं। को लेकर चर्चा की जाएगी। दरअसल 2 साल से कोरोना को लेकर प्रदेश कार्य समिति की बैठक नहीं हो पाई थी। आज की बैठक में बिहार से जुड़े 4 केंद्रीय मंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, बिहार सरकार के मंत्री, सांसद और सभी विधायक, विधान पार्षद मौजूद रहेंगे। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुब्रत। बिहार में भाजपा अब उपजाऊ भूमि सीमांचल के राजनीति में जो पैठ है उसे और मजबूत करने के लिए इस बार कार्य समिति का जो आयोजन है कटिहार में हो रहा है। क्या है इसकी रणनीति? सीमांचल में कई मुद्दों है, उसके लेकर भाजपा किस तरह से आक्रामक होंगे, आइए बात करते हैं दिलीप जी से। सर, कई मुद्दा है, सीमांचल का मुद्दा है जिसमें भाजपा कहीं ना कहीं पिछड़ता दिखता है, अल्पसंख्यक बहुल इलाका है। क्या होगा आगे की रणनीति, इसको लेकर क्या होगा? देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे नेता हैं, उनका है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सीमांचल की धरती शुरू से भारतीय जनता पार्टी के लिए उपजाऊ जमीन रही है, और कोरोना काल के बाद, बहुत दिनों के बाद, करीब 2 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पटना से बाहर, पहले तो वर्चुअल हुआ करता था बीच में, और पटना से बाहर इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सर, एक सवाल, जो सीमांचल के इलाके में अक्सर अल्पसंख्यक वोट पर जो भाजपा का पकड़ होना चाहिए वो नहीं हो पाया, क्या लगता है आगे दिन में इसके लेकर कोई विशेष रणनीति है? देखिए, मैं अभी तुरंत पूर्णिया, अररिया, किशनगंज से एमएलसी का चुनाव जीता हूँ, और पूरे देश में सबसे बड़ा क्षेत्र जो है एमएलसी स्थानीय निकाय का वही है, जहाँ पर कि करीब 10,000 जनप्रतिनिधि हैं, और करीब 60% अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के वहाँ पर प्रतिनिधि हैं, और मैंने 80% से ज़्यादा वोट लाया है। और मुझे जैसा मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होने के बावजूद भी 98% अकलियत मुसलमान भाई ने मुझे वोट दिया है। तो निश्चित तौर पर भाजपा जो अल्पसंख्यक वोट के मामले में कहीं ना कहीं तंगहाली के शिकार होते हैं, इस कार्य समिति के माध्यम से उस वोट बैंक को भी अपने पक्ष में करने की एक बड़ी जुगत किया जा रहा है। सुब्रत, न्यूज़ 18, कटिहार। और आइए अब आपको सीमांचल का पूरा सियासी गणित बताते हैं, क्योंकि बीजेपी सीमांचल में जेडीयू के सहयोग से ही मजबूत दिखती है। सीमांचल में 4 जिले आते हैं, जिसमें किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, ये 4 जिले हैं।
सीमांचल में कुल अगर विधानसभा सीट की बात की जाए तो 24 विधानसभा सीट है। किशनगंज में एनडीए को एक भी विधानसभा सीट नहीं मिली। वहीं पूर्णिया की बात करें तो यहां एनडीए के खाते में 4 विधानसभा की सीट है। अररिया में एनडीए को 4 विधानसभा की सीट मिली है, तो वहीं कटिहार में एनडीए को 4 विधानसभा सीट मिली है। लेकिन सीमांचल में एआईएमआईएम के खाते में 5 विधानसभा की सीटें गई हैं। किशनगंज से कांग्रेस के लोकसभा सांसद, अररिया से बीजेपी के सांसद हैं, पूर्णिया और कटिहार से जेडीयू के सांसद हैं। तो सीमांचल में एनडीए की तरफ से अब जो है आगे रणनीति बनाई जा रही है कि इस तरीके से यहां पर मजबूत पकड़ जो है वो बनाई जा सके। बढ़ते आगे, बीजेपी की बैठक के लिए पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। बात अगर खाने की करें तो यहां 1200 लोगों के खाने की व्यवस्था की गई है। 2 दिवसीय आयोजन में कुल 7 बार भोजन और नाश्ता परोसने की व्यवस्था की गई है। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा। कटिहार में भाजपा प्रदेश कार्य समिति के 2 दिवसीय महाआयोजन होने जा रहा है। इसमें भाजपा के तमाम जो 4 केंद्रीय मंत्री, 2 डिप्टी सीएम के अलावे तमाम जो भाजपा के विधायक हैं बिहार से और जिला अध्यक्ष हैं, कुल 624 डेलीगेट्स पहुंचेंगे। इनके जो स्वाद और सेहत को ध्यान रखने के लिए ये एक अलग तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां इस तरह से जो स्वादिष्ट और सेहतमंद पकवान पकाया जा रहा है और इस पकवान को परोसने के लिए एक खास पंडाल बनाया गया है। आपको दिखाते हैं और बड़ी बात है कि हर समय अलग अलग जो पकवान है वो परोसा जाएगा। आपको दिखाते हैं इस तरह के सुबह के नाश्ते के लिए चना है, पूरी कचौरी है और इसके साथ कई तरह के जो स्वादिष्ट और सेहतमंद भोजन रखा गया। जो इस तमाम आयोजन है इनका भी एक इंचार्ज बनाया गया। प्रभारी से बात करते हैं, किस तरह का आयोजन है, खासकर भोजन के लिए किस तरह का क्या भोजन का है? 7 टाइम भोजन देना है। संगठन के जो भी पदाधिकारी आएंगे हमारे कार्यक्रम में और 624 जनप्रतिनिधि आएंगे पूरे बिहार से, केंद्र से ये लोग आएंगे और यहाँ उनका संगठन का 2 दिन का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में उनका आवास के लिए भोजन, नाश्ता, ये सारा टाइमिंग सेट है। वो टाइम के अनुसार उनको भोजन देना है और सब चीज़ सुचारू रूप से चल रही है। सभी तरह का शाकाहारी भोजन है? सभी शाकाहारी भोजन है और हर टाइम अलग अलग मेनू है और बस यही है। मौसम कुछ गर्म है, इस तरह का आइसक्रीम वगैरह? हाँ, आइसक्रीम है। हर टाइम में अलग अलग मेनू है जो बनाया गया है संगठन की ओर से। उसमें आइसक्रीम है, चाय है, कॉफ़ी है, लस्सी है, ये सब अलग अलग टाइम में अलग अलग। परिचय दिए। हाँ, मैं देवव्रत गुप्ता, जिला कार्य समिति सदस्य, अभी मैं भोजन प्रमुख हूँ। तो निश्चित तौर पर जो भाजपा के तमाम प्रदेश भर से कार्यकर्ता आएंगे, जो नेता आएंगे, उनके स्वाद और सेहत को ध्यान में रखने के लिए ये एक कार्य समिति के जो आयोजन है उसकी एक अलग तस्वीर है। निश्चित तौर पर यह तस्वीर भी बेहद खास है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। आज नामांकन की अंतिम तारीख है। आज बीजेपी के दोनों ही प्रत्याशी सतीश चंद्र दुबे और शंभू शरण पटेल नामांकन करेंगे। कल सत्ताधारी गठबंधन के तीनों उम्मीदवारों का नामांकन होना था, लेकिन डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होने की वजह से बीजेपी के दोनों प्रत्याशियों का नामांकन नहीं हो सका। वहीं जेडीयू कैंडिडेट खीरू महतो ने विधानसभा सचिव के कक्ष में कल अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। चुनाव के लिए नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन है। बीजेपी के दोनों उम्मीदवार आज ही नॉमिनेशन फाइल करेंगे। हालांकि कल भी एनडीए के तीनों उम्मीदवार यहां पर इकट्ठा हुए थे। तमाम जो एनडीए के नेता हैं वो भी यहां पहुंचे थे, लेकिन नॉमिनेशन सिर्फ जदयू के उम्मीदवार का ही हो सका था, क्योंकि बीजेपी के दोनों उम्मीदवार शंभू शरण पटेल और सतीश चंद्र दुबे, उनका पेपर तैयार नहीं था, जिसके कारण उनका नॉमिनेशन आज फाइल किया जाएगा। खासतौर पर यदि हम बाकी दलों की बात करें, राजद ने भी अपने दोनों उम्मीदवार का नॉमिनेशन कर दिया है, जदयू ने भी उम्मीदवार का नॉमिनेशन कर दिया है और आज सिर्फ बीजेपी के उम्मीदवार का नॉमिनेशन होना बाकी है। 10 जून को राज्यसभा के लिए वोटिंग होगा और उसके पहले नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन है
और आज ही बीजेपी के दोनों उम्मीदवार बिहार विधानसभा में नॉमिनेशन फाइल करेंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। दानापुर में पानापुर के लोगों ने कटाव से आक्रोशित होकर सड़क को जाम कर दिया है। घंटों जाम की वजह से पुल पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। दरअसल पुरानी पानापुर के पीपा पुल के पास ही गंगा की धारा की वजह से कटाव होने लगा है और इसकी सूचना अधिकारियों तक को दे गई थी, लेकिन अधिकारी इस मामले में अभी तक कुछ भी नहीं किए, जिसकी वजह से लोग आक्रोशित हो गए और दियारा जाने की मुख्य पुल पीपा पुल को जाम कर आगजनी कर दिया। लखीसराय के गंगासराय पंचायत के वार्ड नंबर 11 में इन दिनों ग्रामीणों को पेयजल संकट से जूझना पड़ रहा है। वार्ड में पेयजल के लिए हाहाकार मचा हुआ है। दरअसल मुख्यमंत्री नल जल योजना से परिवारों को पीने का पानी मुहैया कराया जाता है, लेकिन पिछले 8 महीने से नल जल योजना का मोटर खराब पड़ा हुआ है। ऐसे में ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए मजबूरी में दूसरे घर के हैंडपंप से पानी लाना पड़ रहा है। वार्ड नंबर 11 के ग्रामीण ने बताया कि नल जल योजना का टंकी महज शोभा वस्तु बनकर रह गया। पानी आपूर्ति बंद रहने से लोगों के सामने पेयजल की समस्या है। वहीं इस पूरे मामले पर स्थानीय विधायक सह विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जिले में 80% नल जल योजना अधिकारियों की लापरवाही के कारण बंद पड़ा है। इसके लिए अधिकारी दोषी हैं। ऐसे में भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। पंप तो बंद है नवंबर महीना से। किस कारण से बंद है? खराब है। क्या हुआ इसमें? पहले मोटर जल गया था, उसके बाद मोटर निकालने के चक्कर में ये पाइप फाड़ दिए और अब जो बंद है वो पाइप फटने के कारण बंद है। इसके लिए कोई शिकायत की है? शिकायत हम किए हैं। मैंने पवन सिंह वो है कॉन्ट्रैक्टर, उनको कई बार बोल चुके। हमने देखा है सभी जगह 80% से ज़्यादा फेल्योर है, चल ही नहीं रहा है। तो इस तरह के मामला को हम कैसे स्वीकार सकते हैं? हमने तो विधानसभा की कमेटी भी गठित किया कि जाकर के मॉनिटरिंग करे और पूरा सिस्टम बनाया गया है सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, कि लोग जनता दरबार लगाएं। पदाधिकारी जिलाधिकारी लगाते हैं, पदाधिकारी का हर ब्लॉक वाइज प्रभारी बनाया गया है और उसके बाद भी फेलिबिलिटी है, उसके बाद भी भ्रष्टाचार है या विकास की गति रुकी हुई है, तो जिम्मेवारी किसकी तय की है? मधुबनी में सड़क किनारे खेत में मिठाई व्यवसायी का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना बासोपट्टी थाना के मढ़िया ग्राम पंचायत की है, जहां हत्थापुर चौड़ में सड़क किनारे व्यवसायी का शव मिला है। मृतक की पहचान मढ़िया पंचायत के वार्ड नंबर 11 निवासी सुरेंद्र यादव के रूप में हुई। मिली जानकारी के मुताबिक 25 वर्षीय सुरेंद्र यादव की बासोपट्टी थाना के सामने न्यू अंकित स्वीट्स हाउस के नाम से मिठाई की दुकान है। बताया जा रहा है कि बीती रात दुकान बंद करने के बाद सुरेंद्र यादव किसी भोज में शामिल होने के लिए अपने गांव मढ़िया आए थे और रात में ही वापस अपनी दुकान पर जाने के लिए बाइक से निकले थे। ग्रामीणों का कहना है कि रात करीब 2 बजे ये सूचना मिली कि सुरेंद्र यादव की हत्या हो गई है। घटना के बाद से पूरे गांव में मातम पसरा है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है और पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है। 10 साढ़े 10 के बीच में भोज खाए। भोज खाने के बाद वो अपने घर पे गए और घर के बाद अपने परिवार को बोला कि मैं जा रहा हूँ बासोपट्टी अपनी दुकान, जहाँ उनका आवासीय डेरा भी रखे हुआ है। इस जाने के क्रम में गया। शराबबंदी को सफल बनाने के लिए सीएम नीतीश कुमार जितना भी जोर लगा लें, पर उनके मातहत ही इसे पूरी तरह सफल नहीं होने देते। दरअसल हायाघाट प्रखंड में चंदन पट्टी और पौराम पंचायत के पंचायत सचिव त्रिवेणी यादव के एक शराब पार्टी में शामिल होने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कुछ लोगों के साथ खुलेआम शराब पीते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो आपके टीवी स्क्रीन पर है, जिसमें देखिए एक युवक आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, जो साथ बैठे लोगों की आवाज भी आप सुन पा रहे होंगे। वीडियो में एक घर के दरवाजे पर पंचायत सचिव एक कुर्सी पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही एक युवक लाइन से लगी 5 स्टील की ग्लास में बारी बारी से शराब की एक बोतल से शराब परोस रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वहीं वायरल वीडियो को लेकर एसएसपी ने कहा कि जांच का आदेश दे दिया गया है, लेकिन कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। और इसी बीच बेटा से बड़ी खबर आपको बता दें, फल की पेटी से शराब निकली है।
इस वक्त बड़ी खबर आपको बीटा से बता रहे हैं, जहां फल की पेटी से शराब निकली है, यानी कि फल की आड़ में शराब का धंधा किया जा रहा था। पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ लिया है। आपको बता दें कि अनार की पेटी बनाई गई थी, जिसके अंदर शराब को छुपा कर रखा गया था। पुलिस ने पेटी को जब्त कर लिया है, साथ ही 4 लोगों को पकड़ लिया है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए यही वो पेटी है जिसके अंदर पहले अनार तो रखा गया, लेकिन उसके नीचे जो है शराब की बोतलों को छिपा कर रखा गया था और इसकी तस्करी की जानी थी। लेकिन पुलिस ने फल की पेटी के साथ ही 4 लोगों को पकड़ लिया है और फिलहाल पुलिस चारों से पूछताछ कर रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज़